गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था, क्या क्या फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या उसके ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है ना, और किस तरह से हम लोग दो गिवन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी को आपस में कंपेयर कर सकते हैं ना। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है, जो एनर्जी देनी पड़ती है, उसे हम लोग I1 बोलते हैं, सेकेंड के लिए I2, थर्ड के लिए I3, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन होगा हमारा I3, फिर I2, फिर I1। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार केटायन बन गया तो उसके बाद एनर्जी जो देनी पड़ेगी मुझे वो काफी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को? साइज, स्क्रीनिंग इफेक्ट या जेड इफेक्टिव, दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, है ना। टाइप, इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर कि किस ऑर्बिटल, किस सबशेल से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, और उसके अलावा फोर्थ फैक्टर था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्टेबल होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ट्रेंड्स क्या थे? लेफ्ट टू राइट में आई की वैल्यू बढ़ती है और टॉप टू राइट, टॉप टू बॉटम में हमारी कम होती है, ठीक है ना। तो हमने कुछ क्वेश्चन कंपेयर करे थे। अब जैसे हम लोग एक दो क्वेश्चन और करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक छोटा सा, I1, I2 and I3. I1, I2 and I3 of an element are 450, 700 and 1600 kilojoule per mole respectively, and 1600 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की तीन आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है, I1, I2 एज वेल एज क्या आपका I3 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, एंड ही इज आस्किंग क्वेश्चन कि कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट। कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट, है ना। या इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में पूछ सकता है और करके लिख सकते हो, टू विच ग्रुप एलिमेंट बिलोंग्स इन द पीरियोडिक टेबल। टू विच ग्रुप एलिमेंट बिलोंग्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो सेम, दोनों का आंसर सेम ही होगा आपका कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं या किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह के भी छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक है ना। तो क्या लॉजिक लगाऊंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? देखो, मुझे तो बताइए एनर्जी तो देनी पड़ेगी हमेशा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है आपकी? 450, है ना। इस रेंज की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 450 लो वैल्यू है, और ये नॉर्मली आपका क्या होती है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की होती है। अब 450 के बाद I2 कितना हो गया मेरा? 700, जो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए तो बढ़ा भी, ठीक है ना। बट अगर मैं I3 को देखूं तो देयर इज ए लार्ज जंप इन द I3, है लार्ज जंप। 700 से सीधे कितना हो गया? 1600, डबल से भी क्या हो गया आपका ज्यादा। जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी में लार्ज जंप आता है, इसका मतलब है कि वहां पर नंबर ऑफ शेल्स क्या हो गई आपकी? चेंज हो गई। नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाएंगे आपकी? चेंज। जब तक शेल चेंज नहीं होगी, जैसे किसी के आउटर ऑर्बिटल में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, NH2 है, तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे अगर आप, तो क्या बनाएगा ये? NH1। क्या शेल की नंबर चेंज हुई? नहीं हुई। N में था तो अभी भी किस में है? N में। फिर आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये NS क्या हो जाएगा आपका? 0। क्या अभी भी शेल की नंबर चेंज हुई? नहीं। परंतु अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं तो अब जैसा भी एलिमेंट हुआ वो सीधे किस में चले जाएगा मेरा? N-1। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि शेल की नंबर क्या हो गई आपका? चेंज हो गई। शेल चेंज होते ही क्या होगा? मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के और ज्यादा पास आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट शेल इज क्लोजर टू न्यूक्लियर एज कंपेयर टू सेकंड शेल इज मोर क्लोजर एज कंपेयर टू किसके? आपका थर्ड, ठीक है ना। तो कैटायन बनने के कारण तो थोड़ा जंप आ ही रहा है, वो तो आना ही चाहिए था एस यूजर,
बट वो इतना ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर जंप काफी ज्यादा हो, डबल से भी ज्यादा हो, इसका मतलब ये है कि वहां पर नंबर ऑफ शेल्स क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई। और अगर नंबर ऑफ शेल्स इस तरीके से चेंज हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन। आ रहा मेरा कॉन्सेप्ट समझ में? तो हमने यही पूछा है कि उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2। या फिर हमने ये पूछा कि किस ग्रुप को वो बिलोंग करेगा, तो माय आंसर विल बी कि वो सेकेंड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि उसके बाद उसकी नंबर ऑफ शेल्स धड़ाक से क्या हो गई, चेंज हो गई। आ रही मेरी बात समझ में? तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम वायग्राम ये सब बना लेना, पहले एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए आपके। सिंस देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन I3 एंड I2, since there is a large difference between I2 and I3, which indicates that there should be change of shell, which indicates that there should be change of shell for removal of third electron, for removal of third electron. Hence element should have 2 electrons in the valence shell. Hence element should have 2 electrons in the valence shell. ठीक है, that is it belongs to second group. ओके, तो इस तरह के भी बढ़िया क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो ये हमारा, आप डायग्राम वगैरह भी बना लेना। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी पूछ सकता हूँ कि सपोज करो अगर मेरा एलिमेंट ए है, अननोन में मान लेता हूँ, तो मुझसे ये भी बोल सकता है कैलकुलेट द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, है ना। पहले आप वो बना लो, एंड सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का कि इस पर्टिकुलर चेंज में कैलकुलेट एनर्जी चेंज इन्वॉल्व। तो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोले हम लोग, प्योर न्यूमेरिकल तो नहीं होंगे, ऐसे छोटे मोटे वो न्यूमेरिकल जबरदस्ती बना के दे सकता है कि इस प्रोसेस में कितना एनर्जी चेंज इन्वॉल्व है ना। क्या बोलेंगे इसके लिए हम लोग, I1 का मीनिंग क्या है? अगर मैं एलिमेंट को A ले रहा हूँ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I1? A से आप कहाँ जाओगे, A प्लस इलेक्ट्रॉन। इसके लिए आपको कितना एनर्जी देना पड़ रहा है, 450, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर आप A प्लस से किस में जाओगे, A+2। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तब आपके लिए E2 किसके बराबर हो जाएगा, 700, ठीक है। तो मैं अगर जोड़ दूं, मुझे पता ही है एनर्जी तो किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे ही मैं जोड़ता हूँ A प्लस क्या हो गया मेरा, कैंसिल, नेट रिएक्शन क्या होगी, A इज कन्वर्टिंग इनटू A+2 प्लस क्या मेरा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से मेरा नेट एनर्जी चेंज दोनों को जोड़ दूं तो कितना, 1150। तो अगर मुझसे इस प्रोसेस का एनर्जी चेंज या डेल्टा एच पूछा गया है तो आई विल से इट इज 1150 किलो जूल। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है ना। अब इसको उल्टा भी कर सकता था कि इसका एनर्जी चेंज बता, A+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स A, माइनस हो जाता। आप किसी रिएक्शन का डेल्टा एच अगर एक्स है, उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस है ना। इलेक्ट्रॉन को जब निकालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में क्या हो जाएगा, उल्टा एनर्जी लूज होगी। तो अगर इसका पूछता है तो मेरा डेल्टा एच का आंसर हो जाता माइनस का 1150।
17 ग्रुप होता तो फिर I3 में भी इतना ज्यादा जंप नहीं आता। हाफ फील्ड से निकलेगा ना, हाफ फील्ड से निकलने की वजह से डबल से ज्यादा का जंप हमेशा तब आएगा जब किसकी वैल्यू चेंज हो जाए, शेल्स की नंबर चेंज हो जाए। हाफ फील्ड से निकलता ना तो ज्यादा 700 की जगह क्या हो जाता आपका 1200 1300 इस रेंज का हो जाता। तो एकदम डबल जहां पर भी हो जाएगा वो शेल्स चेंज होने की वजह से हो। ठीक है ना। और ये जो आपने एक क्वेश्चन पूछा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इसी के ऊपर बताने जा रहा था। एक गिवन एलिमेंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन कभी भी मैटर नहीं करता है। एक ही एलिमेंट हो, जैसे ऑक्सीजन की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं O की ज्यादा होगी कि O प्लस की ज्यादा होगी, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, O प्लस की ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो अब इसमें O प्लस क्यों, बिकॉज केटायन है, हाफ फील्ड को नहीं देख रहा हूं। अब जैसे मैं पूछूं N की ज्यादा होगी कि N प्लस की ज्यादा होगी, N प्लस की ही ज्यादा होगी, भले हाफ फील्ड कौन है मेरा, N है ना। हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब दो अलग अलग एलिमेंट हो और मुझे दो में कंपैरिजन करना हो, तब मैं पहले उनका क्या देखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा और किस पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड के हैं और किस ग्रुप के। एक सिंगल एलिमेंट के लिए तो सीधा सा रूल है, जितना ज्यादा चार्ज होगा अगर केटायन है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और अगर एनायन होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि एनायन में तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉन उतना ही लूजली हेल्ड होगा। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा तो उसे निकालना भी मेरे लिए उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। तो अगले क्वेश्चन में इसी पे कराने जा रहा था, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, Fe+2 Fe+3 Fe। सेकेंड दे रहा हूं मैं आपको, है ना, Mn+2 Mn+4 Mn+7 Mn+6। थर्ड में दे रहा हूं आपको N-N N-3 N-2। फोर्थ में अगर दे रहा हूं आपको O-2 O है ना। फिफ्थ दे रहा हूं मैं स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम। सपोज करो ये 5 छोटे से क्वेश्चन लिखे हुए, यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। शिक्षक दिवस कब होता है, 5 सितंबर को। तो उस दिन शिक्षक की पूजा वूजा करी जाती, पता है कि नहीं पता है? तो आरती वारती सजा के लाना, गिफ्ट विफ्ट लेके आना, शिक्षक की पूजा करेंगे ना। और ये सब नोट्स वोट्स भी लेके आना, जितनी कॉपियां भर जाए, है ना। आरती वारती उतार के गाना गाना, तेरा तुझको अर्पण क्या लगी मेरा, तो वापस दे जाना। सर ये नोट्स आपने ये नोट्स वोट्स सर अपने पास रखो, हमसे नहीं हो रही इतनी पढ़ाई लिखाई। एक बार क्या होता, 3 शराबी बार में पूरे फुल टुल्ली हो जाते, मस्त, है ना। बार बंद करने का समय आता है तो बार वाला भगा देता उनको कि भैया अब बस हो गया टाइम, भागो। तीनों बाहर निकलते हैं, एक टैक्सी पकड़ते हैं, ठीक है ना। और टैक्सी में बैठते हैं, जगह बता देते हैं यहाँ जाना। टैक्सी ड्राइवर देख लेता है मस्त टुल्ली है, वो गाड़ी चालू करता है, ठीक है ना, रेस दे दे के 1 मिनट बाद बंद कर देता। बोले लो साहब आ गए, तीनों उतर जाते हैं। पहला बोलता है
है ना। पहला कुछ बोलता नहीं, निकाल के 200 रुपये दे देता है, ठीक है। दूसरा बोलता है थैंक यू। तीसरा बोलता है साले आज तो तूने मरवा ही दिया था, आगे से गाड़ी कभी इतनी तेज मत चलाना। तुमको समझ में नहीं आते ना जोक को? आते हैं समझ हैं? जोक का मतलब होता है हंसना, हंसी तो तुम्हें आती नहीं। एक बार टीचर अपने स्टूडेंट से पूछता है कि चंद्रमा पर, है ना, पानी की खोज हो गई है, इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है या इससे हमें क्या सीख मिलती है ना। तो स्टूडेंट महान होता है, बोलता है इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अब हमें केवल विस्की और नमकीन लेके जाना है चांद पर। समझे कि नहीं समझे? चलो बताओ क्या होना चाहिए इसमें। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें ना, अभी मैंने आपसे एक चीज बोली, जब तक सिंगल एलिमेंट होगा तब तक आपको उसके कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं नीचे नोट बना के लिखा रहा हूं। तब तक केवल मुझे ये देखना है कि अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या हो जाएगा मेरा डिफिकल्ट। तो इसमें अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला गया है तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट वाले का आंसर सबसे कम Fe, फिर Fe+2, फिर Fe+3, ठीक है ना। तो इसमें ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन लिखे होंगे, इनमें से सबसे ज्यादा किसकी, इनमें से सबसे कम किसकी, या 4 ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है कौन सा ऑर्डर गलत है। तो सब ऐसे ही रटे रटाए क्वेश्चन फिक्स है। इसमें देखूंगा तो सबसे कम किसकी, Mn, फिर Mn+2, फिर Mn+4, फिर उसके बाद Mn+6, देन Mn+7, ठीक है ना। n-n, n-2, n-3। कैटायन के लिए जितना ज्यादा चार्ज होगा आयोनेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और एनायन में उल्टा होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा आयोनेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, क्योंकि कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा चार्ज होने पर और पास चले जाता है, अट्रैक्शन उसमें बढ़ चुका होता है, ठीक है। और एनायन में क्या होता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही लूजली हेल्ड हो जाता है। लूजली हेल्ड होते उसका रिमूवल क्या हो जाएगा और ज्यादा आसान। +7 है वो, 1 नहीं है, हाँ दिस इज +7, ठीक है। हाँ तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा मेरा, है ना। न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा कि एनायन से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा, एनायन से। तो इसलिए सबसे ज्यादा तो इसमें किसकी होगी आपका, है सबसे कम होगी n-3 की। तो मैं सबसे ज्यादा पूछ रहा हूँ, सबसे ज्यादा किसकी, n की, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में n-3 की सबसे कम, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना खूब आसान। फिर n-2, देन n-, देन n, ठीक है ना। इसी तरह से फोर्थ के लिए बोलूंगा तो मैं O-2, O- एंड O, है ना। लास्ट के लिए क्या बोलोगे आप, है ना। स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम ये ग्रुप 3 के एलिमेंट है। ये 3D सीरीज का, ये आपका 4D सीरीज का, ये 5D सीरीज, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेंथेनम की सबसे कम क्योंकि ये 5D है, फिर 4D, फिर 3D। तो इसलिए करेक्ट ऑर्डर विल बी, है ना, La<Y>SC, है ना। बट ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो जनरल बोल रहे हो ना हमेशा सही नहीं है, उसके लिए मैं अभी निखा रहा हूँ एक्सेप्शन सब। जैसे अगर यही चीज में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के लिए दे देता तो आप इस बेसिस पे ही बोलोगे तो क्या होना चाहिए था करेक्ट ऑर्डर मेरा, सबसे कम किसकी, Au, परंतु इसमें सबसे ज्यादा Au की होती, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर एक्सेप्शन आ जाते हैं, जो एक्सेप्शन अब मैं लिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे कम है Ag की, Ag के बाद आपका कॉपर, कॉपर के बाद Au, है ना। क्योंकि यहाँ तक अगर मैं 5th क्वेश्चन की बात करता हूँ तो La तक कोई लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा है, जबकि Au में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, लेंथेनाइट। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगते ही उसकी साइज क्या हो जाती है, काफी कम हो जाती है, और साइज अगर काफी कम हो जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होगा मेरा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आफ्टर दिस क्वेश्चन नीचे एक चीज नोट बना के लिख लेना हमारा, फॉर सेम एलिमेंट है ना, फॉर सेम एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट कंसिडर्ड।
For same element, electronic configuration is not considered, whether it is half filled or fully filled. Only charge is considered, whether it is half filled or fully filled. Only charge is considered. केवल और केवल चार्ज को कंसीडर करा जाएगा. जैसे इसमें आप अपना एग्जांपल डाल सकते हो कि अगर मुझे n की n प्लस की और n माइनस 3 की कंपेयर करना हो, ठीक है ना, तो अब n का कॉन्फ़िगरेशन क्या था 2p3, n प्लस का क्या होगा 2p2 और n माइनस 3 का क्या होगा 2p6, क्योंकि n के पास 2p3 तो थे ही, माइनस 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिए और गेन कर लिए. तो अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने जाऊं तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए 2p6 की, परंतु इसकी क्या होगी सबसे कम होगी. तो इसलिए मैं वही लिखा रहा हूं कि सेम एलिमेंट के लिए कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं कंसीडर करना है, वो केवल चार्ज को देखा जाएगा. और एनआईएन जनरल रूल क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेम एलिमेंट के लिए, है ना, नीचे लिख भी लेना. एनआईएन की कम होगी किससे, न्यूट्रल से, और न्यूट्रल की कम होगी किससे, केटायन से, ठीक है ना. तो दैट्स व्हाई व्हाट विल बी अवर करेक्ट ऑर्डर, n-3 लेस देन n लेस देन n प्लस. तो ये अपना सपोर्टिंग फैक्ट में एग्जांपल डाल देना. ठीक है ना. और सेकंड पॉइंट एक और नोट बना के लिखना. सेकंड पॉइंट नोट है हमारा, फॉर केटायंस हायर इज द चार्ज, है ना, हायर इज द चार्ज, मोर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी. तो केटायंस के लिए सिंपल सा रूल है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ केटायन जो होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, चार्ज ऑन आयन. जितना ज्यादा चार्ज उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा जेड इफेक्टिव उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा हमारा. और थर्ड पॉइंट हम लोग एक और लिखेंगे कि फॉर एनायंस हायर इज द चार्ज, स्मॉलर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी. फॉर एनायंस हायर इज द चार्ज, स्मॉलर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी. तो एनायंस के लिए मेरा जो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, चार्ज ऑन आयन. और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है चार्ज की, क्योंकि प्लस माइनस तो चार्ज का क्या होता है नेचर, है ना. हायर इज द चार्ज ऑन केटायन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और हायर इज द चार्ज ऑन आयन मतलब उसकी भी कौन सी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, न्यूमेरिकल, ठीक है ना. तो जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही लूजली हेल्ड होगा, उसका निकलना मेरे लिए उतना ही क्या होगा आसान हो जाएगा, है ना. तो दीज आर सम क्वेश्चंस ट्रेंड्स हमारे. अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस. तो नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर, है ना, एक्सेप्शंस इन आयोनाइजेशन एनर्जी.
So our next is exceptions in आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। क्या क्या एक्सेप्शंस होंगे हमारे? सबसे पहला एक्सेप्शन आता है आपका बोरॉन फैमिली का। बोरॉन फैमिली मतलब क्या होती है हमारा? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है ना। तो बैंगन, आलू, गाजर सबको हमने थैले में भर के रख दिया। अब अगर हम लोग नॉर्मल ट्रेंड में देखें तो नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती जानी चाहिए? कम, ठीक है ना। तो इसका मतलब सबसे कम किसकी, सबसे ज्यादा किसकी? बैंगन, फिर आलू, फिर गाजर, फिर इन, फिर थैला। तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर हम लोग सोचेंगे वो ये होगा, परंतु ये गलत है ना। ये बिल्कुल महा अपवाद है ना। नॉर्मल तो क्या, बाकी अपवाद आएंगे, बाकी वो एक दो जगह पे थोड़ा सा चेंज आता है। बोरॉन फैमिली महा एक्सेप्शन वाली आती है, महा भयानक, और इसका सबसे ज्यादा जेई में पूछा गया है आपका, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का पैटर्न जिगजैग होता है ना। अलोंग वाई एक्सिस वी है आयोनाइजेशन एनर्जी और अलोंग एक्स एक्सिस वी है एटॉमिक नंबर। जिगजैग से मेरा मीनिंग है ना, ऊपर से चलेगा, नीचे आएगा, नीचे से चलेगा, फिर ऊपर आएगा, ठीक है ना, फिर और नीचे आएगा, इसके भी नीचे, और फिर ऊपर जाएगा, इसके भी ऊपर। तो दिस आर द 5 एलिमेंट्स, है ना। ये पहला एलिमेंट है आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इस तरह का पैटर्न देके भी वो पूछ सकता है। यहाँ पर हमारा किसकी रहेगी? बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना, देन इंडियम, एंड देन क्या आपका? हेलियम। आ रही मेरी बात समझ है, ठीक है ना। सबसे कम हो गई किसकी, है ना, सबसे ज्यादा किसकी हुई? बोरॉन। सेकंड नंबर पर कौन आया मेरा? हेलियम। थर्ड नंबर पर कौन आया? गैलियम। चौथे नंबर पर कौन आया? एल्यूमिनियम। और फाइनली पांचवें नंबर पर कौन आया मेरा? इंडियम, है ना। रीजन बिल्कुल बट ऑब्वियस है। हमने बोला ही था कि हेलियम में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है? लेंथेनाइट, याद है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से क्या होगा? इसकी साइज काफी ज्यादा कम हो जाती, जो मैंने लिखाया भी था आपको। साइज कम हो जाएगी तो डेफिनेटली इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट, ठीक है ना। और दूसरा मैंने बोला था ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन केवल और केवल किन में पाया जाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट में, और डी ब्लॉक के बाहर ये मिलता है किसमें? केवल गैलियम में। मैंने बोला था गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो 30 तक तो डी ब्लॉक चल रहे थे बेचारा, और 30 के बाद पहला ही एलिमेंट 31 नंबर पे कौन सा था? गैलियम। तो इसमें लग रहा था कौन सा कॉन्ट्रैक्शन मेरा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से इसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो डी के जस्ट बाद आ रहा है। डी का शील्डिंग इफेक्ट क्या है? काफी कम। तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा वो एफ के बाद आ रहा है, एफ का शील्डिंग इफेक्ट और भी कम है, तो उससे इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन क्या हो गया मेरा? और बढ़ गया, है ना। केवल रटना नहीं है बेटा, इनऑर्गेनिक में भी खूब कॉन्सेप्ट होते हैं। ये अलग बात है कि कई टीचर के लिखा के छोड़ देते हैं कि रट लो, तो ये सब चीजों को समझना है। तो इसलिए आप इसको कोड वाइज याद रखोगे, है ना। 1 5 3 2 4 एक फोन नंबर की तरह याद रख लेना। मतलब जो करेक्ट ऑर्डर है मेरा, सबसे पहले मेरे लिए क्या आएगा? बोरॉन, ठीक है, फिर थैलियम, थैलियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद आपका एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद फाइनली आपका इंडियम, है ना। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हमारे लिए। बोरॉन फैमिली बिल्कुल महा अपवाद की तरह चलता है, और इस तरीके से जिगजैग पैटर्न हमारा होता है। सेकेंड, आप इसको कार्बन फैमिली के लिए भी बना सकते हो। 1 मिनट में दोनों बना दो, फिर लिख लेना। कार्बन फैमिली के लिए क्या है ना, कहें शिव जी, है ना, कहें शिव जी सुनो पार्वती, है ना। आजकल सतयुग तो चल नहीं रहा, कलयुग चल रहा है, बीवियां सुनती नहीं है,
है ना। मैं घर पहुंचता हूँ तो नारी शक्ति जिंदाबाद हो जाती है, यहाँ पे तो भले मैं कुछ भी बोल लूँ तो नारी शक्ति सुनती नहीं है ना। तो शिव जी चिल्ला रहे हैं पार्वती जी को सुनो, सुनती नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होना चाहिए हमारा, कम होना चाहिए, वो होता है यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का कोई भी सवाल नहीं है। परंतु इन दोनों में वापस चेंज आएगा क्योंकि लेड के अंदर क्या है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। सो दैट्स व्हाई आवर करेक्ट ऑर्डर विल बी सबसे ज्यादा कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, ठीक है ना, फिर पीबी एंड देन एसएन, ठीक है ना। इतना ज्यादा पूछता नहीं है ये, परंतु बोरॉन डेफिनेटली सबसे ज्यादा पूछता है और डी ब्लॉक पूछता है। तो पहले ये दो नोट करो, फिर डी ब्लॉक पे आ रहे हैं हम लोग। So our first exception is boron family, second exception is carbon which is not frequently used, but third exception D block, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके। और डी ब्लॉक में जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको याद रखने की, उसी अकॉर्डिंग चलना है आपको। डी ब्लॉक में आपको G3 मतलब थर्ड ग्रुप 4, 5, 6 और 10 है ना, टोटल 10 ग्रुप आएंगे मेरे पास। एक अलग हो गया, 4 अलग हो गए। इसके अलावा G7, 8, 9, 11 और 12, है ना। इस तरीके से आपको फोन नंबर की तरह याद रखना। G3 मतलब थर्ड ग्रुप, जो अभी मैंने इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी कराया था, स्कैंडियम, इट्रियम और क्या आपका लेंथेनम। इसमें किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्शन वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं। तो नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए हमारा, कम होना चाहिए। तो G3 के लिए सिंपल ट्रेंड है हमारा 3D ग्रेटर देन किससे या लेस देन के टर्म्स में लिखो ताकि तीनों को याद रखने में आसानी होगी। तो सबसे कम किसकी, आपका 5D, फिर 4, फिर 3, है ना। 4, 5, 6 और 10 इनके लिए जो ट्रेंड हो जाता है ना, वो थोड़ा सा अपोजिट है। और इनके लिए ट्रेंड हो जाता है हमारा 7, 8, 9, 10, 11। इनके लिए ट्रेंड है आपका 4D लेस देन 3D लेस देन 5D, जो अभी मैंने कॉपर, सिल्वर और गोल्ड वाला करवाया था। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड किस पीरियड के हैं हमारे पास, है ना, ग्रुप नंबर 11। और बाकी बचता है आपका 4, 5, 6 और 10। इनके लिए ट्रेंड हो जाता है हमारा, है ना, 3D लेस देन 4D लेस देन 5D। ओके, तो इसको इसी तरीके से फोन नंबर की तरह आपको याद रखना है। और इनके ऊपर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और G3 के क्वेश्चन स्पेशली आते हैं। तो ये 3 एक्सेप्शन, दिस एक्सेप्शन इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जब हम लोग डी ब्लॉक पढ़ते हैं तो इनकी आयनेशन एनर्जी का एक्सेप्शन हम लोग फिर से पढ़ते हैं। तो आप इसे इसी वे में याद रखिएगा। है ना। इन दोनों में 5D तो इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्शन लग जा रहे हैं हमारे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, है ना। इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कोई रोल नहीं था, है ना। बस एक में 3 और 4 का ऑर्डर है और एक में 4 और किसका ऑर्डर है हमारा, 3 का। ठीक है। इसके अलावा जो एक चीज हम लोग और कर सकते हैं, सबसे बड़ा इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी है आपका, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। कि आयोनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से मैं क्या क्या चीजें पता कर सकता हूं। सबसे पहली चीज तो आप पता कर सकते हो बेसिक नेचर, ठीक है, या मेटेलिक कैरेक्टर या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट। तीनों में से कोई भी चीज बोल दो, चाहे बेसिक नेचर की बात करो, चाहे मेटेलिक कैरेक्टर की, या उस पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑक्सीडाइज होने की, है ना। जो मेटल होगी, तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है, आगे हमें इनऑर्गेनिक में खूब जरूरत पड़ेगी। जो मेटल होगी, मेटल का रोल ही क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो डेफिनेटली उसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी।
और मेटल के कंपाउंड बेसिक होते हैं कि एसिडिक होते हैं? NaOH सोडियम का कंपाउंड है, बेसिक है कि एसिडिक? बेसिक। Na2O बेसिक, तो डेफिनेटली उसमें बेसिक जो मेटल कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसमें बेसिक नेचर भी क्या होगा उतना ज्यादा, है ना। हम लोग NaOH को काफी स्ट्रॉन्ग बेस मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो हैं हमारा ये एक ही रूल को फॉलो करती हैं कि जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इन तीनों की वैल्यूज उतनी ही क्या होंगी आपकी ज्यादा, है ना। तो नाउ आई एम राइटिंग इन शॉर्टकट, चाहे Bn मतलब बेसिक नेचर की बात करिए आप, चाहे Mc मतलब मेटेलिक कैरेक्टर की बात करिए, चाहे OT मतलब ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी की, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उसमें बेसिक कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर या उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इस वजह से जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। इस वजह से पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। शुरुआत में हमेशा क्या मिलती है आपको? मेटल। नॉन मेटल वैसे भी केवल कौन से ब्लॉक में होती है? P ब्लॉक। S ब्लॉक तो पूरा मेटल का है, D ब्लॉक भी मेटल, F भी मेटल, केवल P ब्लॉक ऐसा है जिसमें सेमी मेटल, मेटल और नॉन मेटल सभी शामिल है। तो डेफिनेटली अगर नॉन मेटल P ब्लॉक में मिलनी है तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है ना। मेटेलिक कैरेक्टर भी कम होगा, उनके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी भी, OT भी क्या होती जाएगी हमारी? कम होती जाएगी, है ना। नॉन मेटल तो उल्टे क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहती है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आयनिक बॉन्ड चालू, केमिकल बॉन्डिंग चालू होगा, उसमें जब हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे तो हमें पता है आयनिक बॉन्ड हमेशा किनके बीच में ज्यादा बढ़िया बनता है? मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और वो जो छोड़ेगी वो नॉन मेटल गेन करेगा। तो इसलिए नॉन मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम होती है, उल्टे उनके कौन सी टेंडेंसी ज्यादा होगी? रिड्यूस होने की। तो MC कम होता जाएगा, OT कम होता जाएगा और इनडायरेक्टली बेसिक नेचर भी क्या होता जाएगा हमारा? कम होता है। और इसी लॉजिक से हम लोग बोल सकते हैं कि मेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं आपके? बेसिक, है ना। दैट्स वाई मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करती है आपका? लूज। और नॉन मेटेलिक जो होंगे, है ना, उनके कंपाउंड्स नॉर्मली किस नेचर के होंगे हमारे? एसिडिक, और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं आपकी? गेन करती हैं। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड हम लोग, है ना, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में खूब क्वेश्चन आते हैं कि इनको इनके बढ़ते हुए, है ना, बेसिक कैरेक्टर में एसिडिक कैरेक्टर जो भी पूछ ले अरेंज करो। तो अगर ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर देखना है उसके लिए भी सेम रूल है बेटा कि बेसिक कैरेक्टर, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी ऑक्साइड की, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उस ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। है ना। इसी वजह से जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो ऑक्साइड्स का जो बेसिक नेचर है वो कम होगा और उल्टे कौन सा नेचर बढ़ता जाएगा? एसिडिक नेचर, ठीक है ना। और जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम, ठीक है ना। और वो कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ लगातार क्या होती है कि हमारा बढ़ती है ना। जैसे अगर मुझसे बोले कि Na2O और K2O में कौन ज्यादा बेसिक है, अगर अब मैं एक दो क्वेश्चन कराऊं, है ना, Na2O, K2O, CH2O, इनको बेसिक स्ट्रेंथ में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करो तो क्या बोलोगे आप? सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? Na2O। और सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा आपका? CH2। ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि Li2O, CO2,
है ना, N2O5 BeO B2O3, है ना। इसको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो हमने सीधे सीधे इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे पीरियोडिक, है ना, पूरे इनऑर्गेनिक के, नॉट ओनली पीरियोडिक टेबल। क्योंकि अगर केवल मुझे प्रॉपर्टीज पढ़ानी होती तो मैं 2 या 3 टर्म में चैप्टर क्या कर देता, खत्म। मैं पूरे इनऑर्गेनिक का लिंक बना रहा हूँ। अब हर क्वेश्चन में हम जेड इफेक्टिव, आई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब की बात करते चलेंगे, उनसे लिंक करेंगे चीजों को। तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये सबसे पहला एलिमेंट है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। लेफ्ट टू राइट जाने पर हमने क्या बोला, एसिडिक स्ट्रेंथ लगातार बढ़ते जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या ऑर्डर देंगे यहाँ पर, सबसे कम किसका, Li2O, Li2O के बाद BeO, फिर B2O3, फिर CO2 एंड देन वी विल से ओके। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही क्वेश्चन जेई के हैं, तो आप इन्हें आसानी से बता सकते हो कि किसमें क्या चीज हो रही है, ठीक है। तो इट इज नाउ कंप्लीटिंग अवर आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसकी हमें आगे भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। लिखना है, तो हो गया ना। So now we are coming to our next property, that is electron affinity, ये आयनाइजेशन एनर्जी में आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, इसमें उल्टा आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे, क्योंकि हमें दोनों काम करने पड़ सकते हैं, है ना। अब आजकल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ओल्ड टर्मिनोलॉजी हो गई है। एनसीईआरटी बुक में देखोगे आप तो लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है, बट अभी भी हम लोग कंफर्टेबल ज्यादा किससे फील करते हैं, ईए से। तो कंफ्यूज मत होना, एंथैल्पी है तो एंथैल्पी का साइन क्या होता है मेरा, डेल एच, और गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसको नीचे ईजी भी लिखा होता है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जी फॉर क्या आपका गेन, है ना। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि अगर ईए पॉजिटिव होगा, जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो अभी भी सब बुक्स में वैल्यूज ईए के टर्म्स में गिवन होती है ना। तो ईए पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो डेल्टा एच ईजी क्या होगा आपका, नेगेटिव, बस इतना फर्क है। और अगर ईए नेगेटिव होगा मेरा, ठीक है, तो डेल्टा एच ईजी क्या होगा, उल्टे पॉजिटिव, है ना। नॉर्मली फर्स्ट केस ज्यादा होता है, जो एलिमेंट्स नोन है हमारे उनमें ईए हम ना ज्यादा हम लोग जीरो बोल देते हैं, बट ज्यादातर ईए पॉजिटिव ही होता है। तो इनडायरेक्टली आई कैन से कि दोनों का मॉड तो क्या है आपका, सेमी, आ रही ना बात समझ में। डेल्टा ईजी नेगेटिव इसलिए वो हो जाता है क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रही है आपका, रिलीज होती है। और हमने बोला ही था कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच को पॉजिटिव लिखते हैं, एब्जॉर्ब होगी, और रिलीज होगी तो नेगेटिव। तो यहाँ रिलीज होती है इसलिए डेल एच के टर्म्स में इसे क्या बोल दिया हमने, नेगेटिव, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी को डेल एच के टर्म्स में क्या बोला था हमने, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है और बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से आप आके उल्टे क्या करोगे, इसमें जोड़ दोगे, है ना। न्यूट्रल एटम था, जैसे इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, एनायन। आयनाइजेशन एनर्जी में उल्टे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, तो अगर शुरू में न्यूट्रल है तो वो केटायन होगा, यहाँ पर उल्टे एनायन हो जाएगा। आइसोलेटेड गैसियस एटम का होना कंपलसरी है, ए गैस प्लस इलेक्ट्रॉन किस में बदल जाएगा हमारा, ए माइनस गैस, ठीक है ना। तो इसमें जो भी एनर्जी चेंज होगा उसको हम लोग डेल्टा एच ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। पहले डेफिनेशन लिख लेना हमारा, एनर्जी रिलीज्ड
और फिर ये सब पॉइंट लिखना हमारा। एनर्जी रिलीज्ड है ना व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an electron is added to outermost orbit. Energy released when an electron is added to outermost orbit of an isolated gaseous atom, of an isolated gaseous atom is known as electron affinity, is known as electron affinity, and इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहे हैं। और इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल देंगे ना। एंड enthalpy change in the process, and enthalpy change in the process is known as electron gain enthalpy. Enthalpy change in the process is known as electron gain enthalpy। ठीक है, अब लिखना हमारा इस तरीके से लिखना है। ठाकुर फिर बोलेगा सर लिखा नहीं, जल्दी लिखना। जब पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है आपका तो 90% मतलब नॉर्मली तो एनर्जी क्या होती है आपका रिलीज होती, परंतु कुछ कुछ एलिमेंट्स में एनर्जी क्या होती है एब्जॉर्ब। किन में एब्जॉर्ब होगी? जो इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं चाहते। इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगी नहीं, उनके पास तो ऑलरेडी क्या है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो Ea जो होता है आपका नॉर्मली जो होता है वो पॉजिटिव होता है। Ea1 की बात करें ठीक है ना, नॉर्मली पॉजिटिव ठीक है। बट अगर Ea2 की बात करें, जैसे ऑक्साइड आयन बनाना है, ऑक्साइड आयन का क्या फॉर्मूला होता है मेरा O-2, तो दैट मीन मुझे कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, और हर बार एक एक करके जुड़ता है, पहले पहला जोड़ा फिर दूसरा। तो जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करी थी, वैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने जाओगे तो एक बार चूंकि एनायन बन गया है, अब एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ला रहे हो उसके ऊपर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा। और अगर आप जबरदस्ती लाना चाहते हो तो आपको इस रिपल्शन को कम करने के लिए उल्टे एनर्जी को अब देना पड़ेगा। तो Ea2 सभी के लिए क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। और अगर Ea2 नेगेटिव मतलब डेल्टा Eg के टर्म्स में बोले तो पॉजिटिव, दैट मीन एनर्जी क्या होगी? उल्टे एब्जॉर्ब होगी। Ea2 सभी के लिए। Ea1 में बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नॉर्मली पॉजिटिव होता है, नेगेटिव न बोल के हम लोग 0 बोल देते हैं कि मिनिमम होता है। परंतु Ea2 हर एलिमेंट के लिए हमेशा ही क्या होगा मेरा? क्या नेगेटिव होगा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को क्या करना पड़ता है? कम। ठीक है ना। तो आप पहले लिखो हमारी नेक्स्ट हेडिंग सक्सेसिव है ना, उसी में मैं लिखवा रहा हूं इसको सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। है ना। अब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि पहला एलिमेंट है A गैस, मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ये बदल गया
ए माइनस गैस है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ई ए के टर्म्स में बोलें तो इसका ई ए पॉजिटिव होगा, है ना, नॉर्मली। जीरो या नेगेटिव काफी कम होता है तो नॉर्मली लिखा है, परंतु ये 1 है। अगर मैं इसी में अब एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहूँ तो ए माइनस गैस प्लस एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बन जाएगा मेरा ए माइनस 2 गैस। और इसका जो E2 होगा अब हमारा वो क्या होगा आपका नेगेटिव, एंड दिस इज ऑलवेज नो एक्सेप्शन, है ना। रीजन मैंने अभी आपको बता दिया कि एक बार इलेक्ट्रॉन जुड़कर एनायन बन गया है तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिपल्शन, जिसको मैं लिखवा रहा हूं अभी। और अगली चीज कि अगर आप नेट लिखते हो जब दोनों को जोड़ दोगे तो ए माइनस और ए माइनस क्या हो गया मेरा कैंसल, नेट क्या होगा मेरा ए गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू ए माइनस 2 गैस। तो अगर इसका नेट ये बोलोगे तो इसका नेट ये भी हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब डेल्टा एच ईजी के टर्म्स में बोलोगे तो उल्टे पॉजिटिव, है ना। दिस इज ऑल्सो ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो अगर आप सीधे, है ना, पॉलीवैलेंट एनायन बनाओगे तो हमेशा एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, कभी भी रिलीज नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको नीचे नोट कर लेना, है ना, कि EA1 इज नॉर्मली पॉजिटिव बिकॉज, है ना, बिकॉज फॉर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन energy is released. In addition of electron energy is released, but EA2 is always negative, है ना, but EA2 is always negative because, है ना, energy should be given to overcome electron repulsion, because energy should be given to overcome electron repulsion. इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन है उसे कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये 2 इज ऑलवेज क्या हमारा नेगेटिव, ठीक है ना। और एक और पॉइंट लिख लेना सेकेंड हमारा कि इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन, इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड। इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट आयन एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब। तो अगर जैसे मुझसे बोल रहा है कि N गैस से आपको, है ना, N-3 गैस बनाना है बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रोसेस का डेल्टा H, मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब, तो आप इसका डेल्टा H क्या बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे। एनर्जी क्या होगी हमेशा एब्जॉर्ब, क्योंकि आप सीधे पॉलीवैलेंट एनायन बना रहे हो, ठीक है ना। सल्फर गैस है, अगर आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे रहे हो और आपसे बोल रहा है S-2 गैस, इसका डेल्टा H क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि इसका भी डेल्टा H क्या है मेरा पॉजिटिव, क्योंकि इसमें भी क्या होगा मेरा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। तो पॉलीवैलेंट एनायन के बनने में हमेशा अगर आप डायरेक्ट न्यूट्रल से बना रहे हो तो एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे रहा हूं, लिखो, है ना, कि EA ऑफ O गैस, EA ऑफ गैसियस ऑक्सीजन एटम, वर्डिंग में लिखना पहले, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन एटम इज
प्लस 140 किलो जूल पर मोल. EA of gaseous oxygen atom is plus 140 kilojoule per mole, and of gaseous O minus ion is minus 740 kilojoule per mole. And of gaseous O minus ion is minus 740 किलोजूल पर मोल. तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, एनर्जी एब्जॉर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन फ्रॉम गैसियस ऑक्सीजन एटम, from gaseous oxygen atom. क्या बोलना चाह रहा हूं हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना, EA ऑफ ऑक्सीजन गैसियस ऑक्सीजन एटम, मतलब ओ गैस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और ये गेन करके किस में बदल रहा है, O माइनस गैस. इसका EA आपको दिया गया है कितना, प्लस 140. तो अगर आप डेल्टा H के टर्म्स में लिखोगे तो कितना लिखोगे, माइनस का 140, ठीक है ना. फिर O माइनस गैस का EA भी दिया गया है, तो O माइनस गैस का EA का मतलब O माइनस गैस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर किसमें बदल रहा है, O माइनस 2 गैस, ठीक है ना. और इसका EA कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का कितना दिया है मैंने आपको 740. तो मैंने अभी बोल दिया कि EA2 हमेशा ही क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा. और अब इसके डेल्टा H के टर्म्स में बोलूंगा तो कितना, प्लस का 740. मुझसे बोला गया है कि ऑक्साइड आयन के फॉर्मेशन में गैसियस ऑक्सीजन एटम से, ऑक्साइड आयन क्या होता है, O माइनस 2. तो कब बनेगा, जब O गैस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना दिया हमारा, O माइनस 2 गैस. इसके लिए मुझे बोला गया है कि नेट कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बताओ. तो मुझे क्या करना होगा, बस ऐड कर देना है दोनों रिएक्शन को, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. तो O गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गैस O माइनस 2 गैस, ठीक है. EA के टर्म्स में बोलोगे तो कितना हो गया, माइनस 600. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि हमेशा ये पॉलीवेलेंट आयन के फॉर्मेशन में हमेशा ये नेगेटिव आएगा. और डेल एच के टर्म्स में बोलोगे तो प्लस 600, मतलब 600 किलो जूल की क्या हो रही है, उल्टे आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. ओके, तो दिस इज अवर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो फर्स्ट वी लर्न कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नाउ वी आर गोइंग फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो जो आपके आयनेशन एनर्जी के फैक्टर्स थे
वही फैक्टर्स इसके भी हो जाएंगे, बस एक फैक्टर चेंज हो जाएगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर भी लिया जा रहा था कि किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन निकाल तो रहे नहीं हुआ, तो वो वाला फैक्टर हट के बाकी 3 फैक्टर आएंगे। कौन कौन से? साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे पहले साइज ऑफ, है ना, एटम, ठीक है। और सेम का सेम हमारा वही ट्रेंड होता है। तो अब मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? साइज। साइज जितनी बड़ी होगी उससे क्या होगा? जो आई में हमने एक्सप्लेनेशन लिखा था सेम है। साइज बड़ी होगी मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? काफी दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से। दूर होगा तो उस न्यूक्लियस का उसके ऊपर उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, तो ये की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? हमारा कम हो जाएगी, है ना। तो ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सेकेंड फैक्टर हमारा वापस हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? हमारा Z इफेक्टिव, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे? Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उल्टे उतनी आसानी से आता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। तो इसमें हम लोग यही बोलेंगे कि ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? Z इफेक्ट, है ना। तो वी हैव ऑलरेडी रिटन द एक्सप्लेनेशन इन आयनेशन एनर्जी, ये सेम है, तो दैट्स व्हाई मैं केवल डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ। और तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे? हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, है ना। उसमें बोला जाता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। इसमें क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड और फुली फील्ड में इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो उनका स्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन था वो उल्टे लूज हो जाएगा, तो वो स्टेबल से उल्टे किस में चले जाएंगे? अनस्टेबल, है ना। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन निकाल दे रहा हूँ। पहले ये 2 फैक्टर लिखो आप जल्दी से। तो इस थर्ड वाले में लिखना कि एलिमेंट्स हैविंग हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन will be reluctant to take up extra electron. Elements having half filled or fully filled configuration will be reluctant to take up extra electron, है ना। क्या मीनिंग हुआ? विल बी रिलेक्टेंट टू टेक अप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का, वो उतनी आसानी से इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज दे विल लूज देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, because they will lose their stable configuration, है ना। That's why their EA value is very low. That's why their EA value is very low, है ना। और इनफैक्ट आप ब्रैकेट में डाल सकते हो 0 और नेगेटिव, 0 भी हो सकती, नेगेटिव भी। और ऐसे आपके 4 ग्रुप होते हैं, G2 वाले, G12 वाले, G15 वाले और G18 वाले। अगर आप G2 की बात करोगे तो G2 वालों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हमारा NH2, है ना। G12 वालों की बात करूंगा तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? N-1 D10 और NH2।
G15 वालों की बात करता हूं मैं, तो देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी NS2 NP3, आउटर मोस्ट में 5 होंगे, और G18 वाले क्या होंगे हमारा NS2 NP6 है। तो इस वजह से ये जो 4 ग्रुप है हमारे, इनके कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, ये आसानी से कभी भी इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद नहीं करने वाले हैं, इसलिए इनके EA की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी, वेरी लो का मतलब इट में भी 0 और नेगेटिव। जैसे नोबल गैसेस के लिए तो हमेशा नेगेटिव ही होती है, क्योंकि वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद नहीं करने वाले, है ना। वो इसीलिए इनर्ट है, क्योंकि न तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं, न ही इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं। हमने बात करी थी कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, इनर्ट गैस, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, इनर्ट। मतलब वो निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी मांगेंगे और लेने के लिए भी उल्टे वो एनर्जी मांगते हैं। तो इसलिए न उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है, न उनको इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल। ठीक है। अगली चीज, अगर हम लोग ट्रेंड्स में आए, है ना, तो ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। वापस ट्रेंड से मतलब क्या है, मुझे पीरियड में देखना है और ग्रुप में। पीरियड में आप कहां से कहां देखोगे, लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो Z इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। साइज की वैल्यू क्या होती जाएगी आपकी, कम, है ना। साइज के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज कम होगा तो ये बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव इसके डायरेक्टली, तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल में व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी हमारी, बढ़ती जाएगी, ये विल इंक्रीज, है ना। अगेन वी हैव रिटन द एक्सप्लेनेशन इन आयनाइजेशन एनर्जी। तब हम लोग डायरेक्ट बस अप डाउन के फॉर्म में लिखूंगा, अप मतलब बढ़ना, डाउन मतलब कम होना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमेशा आपकी बढ़ेगी। और अगर आप ग्रुप की बात करोगे तो ग्रुप के लिए मुझे कहां से कहां देखना पड़ेगा, T2B, दैट इज टॉप टू बॉटम। और जब मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो Z इफेक्टिव तो नियरली क्या रहता है मेरा, सेम रहता है, परंतु साइज मेरी क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही। और साइज अगर बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को उल्टे क्या करेगी, कम करेगी। तो EA की वैल्यू आपकी कम होती जाएगी। हाँ, एक्सेप्शन है इसमें भी ना। पहले हम प्रॉपर्टी समझेंगे, फिर फैक्टर्स, फिर ट्रेंड्स, फिर आएंगे एक्सेप्शंस पर, है ना। तो एक क्वेश्चन लिखो, जैसे हमारा अरेंज एलिमेंट्स ऑफ P2, P2 मतलब सेकेंड पीरियड, है ना, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ EA। अरेंज एलिमेंट्स ऑफ P2 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ EA। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को मुझे EA के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले तो P2 के एलिमेंट्स लिख लूं। क्या क्या है P2 के एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में बात करूं, ठीक है ना, तो ये तो 1s2 और क्या है 2s1, ये 1s2 और 2s2 ना। आगे अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड क्या हमारा 2p6। एक्सेप्शन कहां कहां पर मिलेगा आपको, ग्रुप 2, ठीक है ना, ग्रुप 15,
और ग्रुप किस में आपका 18। सही है ना। नॉर्मल जो ट्रेंड है कि पीरियड में मूव कर रहा हूं तो लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, परंतु यहाँ पर 3 जगह तो मुझे एक्सेप्शन मिलेगा। अब इन तीनों में से ये तीनों सबसे पहले आ जाएंगे। अब इन तीनों में से भी सबसे, है ना, सबसे पहले क्यों आएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से लेना पसंद नहीं करेंगे एज कम्पेयर टू द अदर रिमेनिंग। आपका कितने, 8 में से 3 गए तो 5 एलिमेंट। तो अब इन तीनों में से सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कौन है जो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं पसंद करेगा, नियॉन, इनर्ट गैस, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे कम तो किसकी हो जाएगी मेरी, Ne-, है ना। Ne- मतलब ले लिया इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद आएगा क्या हमारा है N-, ठीक है ना। फिर आएगा क्या आपका B-, ये 3 तो हटा दो इधर। अब बाकी क्या ट्रेंड, इन तीनों को बोलने के बाद बढ़ता हुआ ट्रेंड होना चाहिए, परंतु फिर से एक एक्सेप्शन हो जाता है ना। ध्यान देना कि B- पहले आता है और Li- बाद में आता है ना। यहाँ पे फिर से चेंज आया है। ऐसा क्यों भैया, Li- अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किस में चले जाएगा, 1s2 और 2s2 में। 1s2 2s1 तो था, एक इलेक्ट्रॉन लेने का था 2s2, तो ये क्या हो गया, इसके लिए काफी ज्यादा स्टेबल हो गया। तो ये तो और जल्दी चाहेगा कि मैं लूं, है ना। इस वजह से एक एक्सेप्शन यहाँ पर। बाकी अपना नॉर्मल ट्रेंड फिर C-, देन O- एंड देन F-। क्या 2p5 का बेटा 2p6 में, तो 2p5 लेना चाहेगा तो F- इसलिए सबसे ज्यादा तो हो ही गया है ना, लास्ट में तो आ रहा है। लास्ट में आने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा, तो उसमें तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं हमारा। इसमें एक्सेप्शन ये था कि 2p1 की बजाय 2s1 वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा आसानी से लेना पसंद करेगा, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड वर्जन ये पूछ सकता है कि विच इज मोर स्टेबल। टीचर क्लास में जो चीजें पढ़ाता है एग्जामिनर उसी को थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन में पूछता है। जैसे मैंने ये चीज जो बताई, अब जेई का क्वेश्चन था विच इज मोर स्टेबल, Li- की B-, है ना। तो आप क्या बोलोगे भैया, इसमें Li- ज्यादा स्टेबल है, सही है ना। क्यों, Li इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से लेना पसंद कर रहा है। अगर Li आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो क्या बनाएगा, Li-, और Li- अगर आसानी से बन रहा है तो इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा क्या है मेरा, स्टेबल, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन का थर्ड वर्जन ये पूछ सकता है कि, है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी फ्रॉम, है ना। ऑप्शन ए दे रहा है Li- से, ऑप्शन बी दे रहा है B-। किससे इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होगा, B-। अगर आप बोल रहे हो कि Li- स्टेबल है, मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, तो अगर वो स्टेबल है तभी तो वो निकलना नहीं चाहेगा। आप बोल रहे हो B- क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो उसका इलेक्ट्रॉन ही तो अनस्टेबल बना रहा है उसे, तो अगर वो निकाल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन उल्टे क्या होगा, आसानी से निकलेगा। तो इसी क्वेश्चन के नए वर्जन में तब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसी क्वेश्चन का B-, है ना। तो चीजों को बस इस तरीके से मोल्ड करा जाता है, जो हम चीजें डेफिनेशन बताते हैं एग्जामिनर उसको नए वे में पूछ लेता है, जैसे मोर स्टेबल वाला क्वेश्चन आपका जेई में आ चुका था, ठीक है ना। तो फ्रॉम हियर वी विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट क्लास, होपफुली खत्म हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्लास में चैप्टर, ठीक है।